हेलो एवरीवन, पीडियाट्रिक के नेक्स्ट सेशन में हम दोबारा से स्टार्ट करते हैं। लास्ट सेशन तक हमने पढ़ा था अपगार स्कोर को। आई होप आपको समझ आया होगा और आपको पता भी चला होगा कि कितने क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनाए जाते हैं अपगार स्कोर से। आगे हम स्टार्ट करते हैं इनिशियल फिजिकल एग्जामिनेशन, कि हम बच्चे का फिजिकल एग्जामिनेशन इनिशिएट करते हैं और किस फॉर्म में किया जाता है, कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन के फॉर्म में अगर पूछा जाता है तो एक चीज मैंने आपको बताई थी कि दो पैटर्न यूज किए जाते हैं कभी भी एग्जामिनेशन के लिए या डेवलपमेंट के रेफरेंस में। बोला था कि डेवलपमेंट जो होता है उसका मेथड होता है बच्चे, एक तो सिफेलोकोडल और दूसरा होता है प्रोक्सिमोडिस्टल। सिफेलोकोडल का मतलब होता है फ्रॉम अपवर्ड टू डाउनवर्ड डायरेक्शन, फ्रॉम हेड टू टो, और प्रोक्सिमोडिस्टल का मतलब होता है फर्स्ट नियर टू द बॉडी एंड आफ्टर अवे फ्रॉम द बॉडी या फार टू द बॉडी। तो जैसे डेवलपमेंट का पैटर्न है सिफेलोकोडल, वैसे ही हमारे यहाँ पर जब हम फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे तो हमारा जो मेथड होगा वो हमेशा अपवर्ड टू डाउनवर्ड डायरेक्शन, या ज्यादा टेक्निकली बोलूं तो ऐसा स्टार्ट करना है जो स्टार्टिंग में लीस्ट डिस्टर्बिंग होता है फॉर द बेबी, कि बच्चे को सबसे कम डिस्टर्ब करे, उसके बाद धीरे धीरे आगे की तरफ मूव किया जाता है। तो सुनना क्या मीनिंग है इनका। सबसे पहले क्या करना होता है फिजिकल एग्जामिनेशन में, कीप न्यूबॉर्न वार्म ड्यूरिंग फिजिकल एग्जामिनेशन। मैं आपको काफी बार ये बता चुका हूं कि जब भी आपको कोई भी चीज असिस करनी होती है, कोई भी पैरामीटर असिस करना होता है, इन सभी के अंदर बच्चे का बॉडी टेम्परेचर कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। यानी बच्चे का टेम्परेचर हमेशा कैसा होना चाहिए, नॉर्मल, क्योंकि बच्चा किसके लिए ज्यादा सेंसिटिव होता है, हाइपोथर्मिया के लिए। अब अगर हम बात करें तो सबसे पहले क्या करना है, आपको बच्चे को वार्म रखना है ड्यूरिंग होल फिजिकल एग्जामिनेशन। यानी जितना भी फिजिकल एग्जामिनेशन आप करते हो उन सभी के अंदर बच्चा वार्म होना चाहिए, बच्चे के अंदर हीट लॉस नहीं होना चाहिए। कैसे स्टार्ट करेंगे तो सुनना बच्चे, बिगिंस शुरू किया जाता है विथ जनरल ऑब्जर्वेशन। जनरल ऑब्जर्वेशन के साथ आप क्या शुरू करोगे, असेसमेंट शुरू करोगे, एग्जामिनेशन शुरू करोगे, एंड देन परफॉर्म असेसमेंट दैट आर लीस्ट डिस्टर्बिंग टू द न्यूबॉर्न फर्स्ट। अभी बताया था मैंने आपको कि हमेशा असेसमेंट करते टाइम, एग्जामिनेशन करते टाइम जनरल चीजों से स्टार्ट करते हैं, और कौन सी चीजें करते हैं जो सबसे कम बच्चे को डिस्टर्ब करता हो, लीस्ट डिस्टर्बिंग किसको, बच्चे को, न्यूबॉर्न फर्स्ट। हमेशा उस पार्ट से स्टार्ट करेंगे। इनिशियल इंटरवेंशन फॉर अबनॉर्मलिटी, यानी सबसे पहले जो आप इंटरवेंशन करोगे वो जो भी अबनॉर्मलिटी पाई जाएंगी ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन ऑफ ए बेबी, तो जो भी एबनॉर्मलिटी पाई जाएगी उन सभी एबनॉर्मलिटी का इनिशियली आपको क्या करना है, इंटरवेंशन करना है, सबसाइड करते जाना है। सपोज आपने हेड पार्ट का इंटरवेंशन किया, सॉरी हेड पार्ट का एग्जामिनेशन किया, आपको कोई अबनॉर्मलिटी मिलती है तो नीचे की तरफ असेसमेंट या एग्जामिनेशन करने से पहले जो आपको मिला है अबनॉर्मल फाइंडिंग, उस अबनॉर्मल फाइंडिंग का आपको करना है क्या, इंटरवेंशन। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स ऑल अबनॉर्मल फाइंडिंग, आपको करते हुए सारी अबनॉर्मल फाइंडिंग को डॉक्यूमेंट करनी है ताकि वो फर्दर रेफरेंस के लिए यूजफुल होती है। जैसे क्या हो सकता है कि जब हम एग्जामिनेशन करते हैं तो हम देखते हैं कि ड्यूरिंग एग्जामिनेशन या एग्जामिनेशन के टाइम पर बच्चे को ट्रेमर्स या सीजर्स पाए जाते हैं। सपोज माना कि बच्चे को सीजर मिलते हैं, बच्चा सीजर से क्या है, सीजर पाए गए हैं बच्चे के अंदर, तो इस फाइंडिंग को आपको, क्योंकि अबनॉर्मल फाइंडिंग है,
इस फाइंडिंग को आपको नोट करके रखना है, क्योंकि ये बनती है क्या, हिस्ट्री बनती है बच्चे की, कि जब डॉक्टर के पास आप लेके जाते हो 2, 5 या 10 साल के बाद में, जब वो एक्टिविटी बढ़ती है, सीजर फ्रीक्वेंट होते हैं, फोकल सीजर पाया जाता है, तो डॉक्टर क्या पूछेगा, सबसे पहला सीजर कब पड़ा था। तो हम बता सकते हैं कि जब हम एग्जामिनेशन कर रहे थे बच्चे का एट द टाइम ऑफ बर्थ, उस टाइम पर पहला सीजर था। तो ये हिस्ट्री का फॉर्म ले लेती है, इसलिए सारी अबनॉर्मल फाइंडिंग को क्या करना होता है, डॉक्यूमेंट करना होता है, लिखना होता है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अब स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले उस पार्ट से जो बच्चे के लिए लीस्ट डिस्टर्बिंग होता है। हेड पार्ट से शुरू करते हैं, कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं बच्चे, इससे सुनते जाना एक एक करके। सबसे पहले, हेड शुड बी 25% ऑफ द बॉडी लेंथ एट द टाइम ऑफ बर्थ। बच्चे का हेड पार्ट बॉडी लेंथ का 25% होना चाहिए। अब ये तो आप तब निकाल पाओगे जब आपको बॉडी लेंथ पता। बॉडी लेंथ होती है बच्चे एट द टाइम ऑफ बर्थ, मैंने बताया था लास्ट क्लासेस में, 48 सेंटीमीटर। अगर लेंथ है 48 तो 48 का 25% यानी 12 सेंटीमीटर होना चाहिए एट द टाइम ऑफ बर्थ। क्या, हेड। समझ में आया होगा आई होप। नेक्स्ट, cranial bones are not fused at the time of birth। cranial bones फ्यूज नहीं होनी चाहिए। sutures are palpable, suture palpable होने चाहिए। and fontanelles are open, fontanelles क्या होने चाहिए, ओपन। अगर ये सभी फाइंडिंग्स पाई जाती है then these are the normal findings। head is 25% of body length यानी अराउंड 12 सेंटीमीटर। क्रेनियल बोन्स आर नॉट फ्यूज्ड, सूचर्स आर पाल्पेबल एंड फंटानल्स कैसे होने चाहिए, ओपन होने चाहिए। अब आ जाते हैं फंटानल्स पर। तो बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आपके एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग। किसी भी सेंटर गवर्नमेंट का एग्जाम या स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम में पूरे चांसेस आते हैं फंटानल से क्वेश्चन बनने के। 2 फंटानल्स पाए जाते हैं और क्वेश्चन भी बनते हैं 2। एक तो पूछा जाता है बच्चे फंटानल की शेप, कि एंटीरियर और पोस्टीरियर फंटानल की शेप कैसी होती है, याद कर लेना, रट लेना। और दूसरा पूछा जाता है क्लोजिंग टाइम, कि किस टाइम पर फंटानल्स जो हैं, क्योंकि बर्थ के टाइम पर तो ओपन होंगे, फंटानल्स आर ओपन, लेकिन कभी तो बंद होंगे, और जब बंद होंगे तो उसका टाइम आपको पता होना चाहिए। तो सुनते जाओ बच्चे। पहला क्वेश्चन बना रहा हूं, एंटीरियर फंटानल का शेप कैसा होता है, डायमंड शेप। पहला क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन का 2019 रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन। पूछा था एंटीरियर फंटानल का शेप कैसा होता है। बस ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इजी होते हैं, बट क्योंकि डाइवर्सिटी होती है। अभी हम पीडियाट्रिक में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में भी सिर्फ फिजिकल एग्जामिनेशन पढ़ रहे हैं तो याद है, लेकिन जब पेपर बनेगा बच्चे तो सारी नर्सिंग की सब्जेक्ट प्लस मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, जीके यानी अदर देन सब्जेक्ट सभी मिलती हैं। दूसरा एग्जाम फोबिया, और तीसरा टाइम का प्रेशर। ये सारी चीजें मिलकर के कुछ ऐसे क्वेश्चंस को गलत करवा देती है जो सही हो सकते हैं, क्योंकि इजी क्वेश्चन है, टफ तो नहीं है। एंटीरियर फंटानल का शेप डायमंड शेप, अब याद रख लेना, गलत नहीं होना चाहिए, आई होप। दूसरा, अगर हम बात करें इसके वाइड और लॉन्ग साइज की, यानी अगर साइज की बात करें तो 3 to 4 सेंटीमीटर वाइड चौड़ा होता है और 2 से 3 सेंटीमीटर लंबा होता है। साइज आपके नॉलेज के लिए है, याद रह जाए तो अच्छी बात, नहीं रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि क्वेश्चन पूछे जाते हैं 2। शेप और टाइम ऑफ क्लोजिंग। शेप होता है डायमंड शेप। क्लोज कब होता है, याद रखना बच्चे, एट 1.5 ईयर, 18 महीने या 1.5 साल पर
जो एंटीरियर फंटानल है वो क्या होता है, क्लोज होता है। दो क्वेश्चन हो गए एंटीरियर फंटानल से। शेप क्या है बच्चे, डायमंड शेप। कब क्लोज होता है, 1.5 ईयर या 18 मंथ ऑफ एज आफ्टर द बर्थ। दूसरे चलते हैं पोस्टीरियर फंटानल के लिए। पोस्टीरियर फंटानल का शेप होता है बच्चे ट्रायंगुलर। तीसरा क्वेश्चन फंटानल से। अगर साइज वाइज देखें तो 0.5 to 1 सेंटीमीटर वाइड होता है और क्लोज होता है 1.5 मंथ, 1.5 मंथ पर बंद होता है बच्चे। तो याद रख सकते हो ऐसे कि एंटीरियर फंटानल 1.5 साल पर और पोस्टीरियर फंटानल 1.5 महीने पर क्लोज होता है। शेप पता होना चाहिए, एंटीरियर फंटानल होगा बच्चे डायमंड शेप और पोस्टीरियर फंटानल होता है ट्रायंगुलर। नेक्स्ट अगर बात करें तो मोल्डिंग इज डिसअपियर इन 72 आवर। मोल्डिंग लास्ट और लास्टली 72 आवर आफ्टर बर्थ कंप्लीट हो जानी चाहिए, डिसअपियर हो जानी चाहिए। अगर एक टाइम लिमिट देखें तो 24 to 72 आवर, यानी मिनिमम 24 में हो जाती है और लास्ट लिमिट होती है मैक्सिमम 72 आवर में डिसअपियर हो जाती है या हो जानी चाहिए। क्या, मोल्डिंग। बात आती है मोल्डिंग एक्चुअली में क्या है, तो बच्चे लिख लेना, समझ लेना। मोल्डिंग का मतलब होता है ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग ऑफ क्रेनियल बोन्स। ओवरलैपिंग ऑफ क्रेनियल बोन्स क्या कहलाता है बच्चा, मोल्डिंग, जो डिसअपियर हो जाना चाहिए लास्टली 72 आवर में। अगर दो डाटा पूछे जाएं तो मिनिमम 24 आवर में हो जानी चाहिए, लेकिन अगर 24 आवर में नहीं होती है तो लास्ट 72 घंटे आफ्टर बर्थ यानी 3rd डे ऑफ बर्थ आपका मोल्डिंग क्या हो जाना चाहिए, डिसअपियर। ओवरलैपिंग ऑफ क्रेनियल बोन्स क्या कहलाता है, मोल्डिंग कहलाता है। नेक्स्ट अगर करें तो मासेज फ्रॉम बर्थ ट्रोमा, कि अगर बर्थ ट्रोमा होता है तो उसकी वजह से क्या क्या चेंजेस आते हैं, इसको असिस करना होता है। अभी 4 क्वेश्चन मैंने आपको बताए जो एंटीरियर और पोस्टीरियर फंटानल की शेप और उनके क्लोजिंग टाइम से आते हैं। अब कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। 2 प्रकार के बर्थ ट्रोमा पाए जा सकते हैं, बर्थ साइन पाए जा सकते हैं। पहला बच्चे केपिड सक्सीडिनम और दूसरा होता है सिफेल हेमेटोमा। थोड़ा सा लैंग्वेज बता देता हूं, उसके बाद समझते हैं अच्छे से कि क्या मतलब होता है और आपको क्या याद रखना है। केपिड सक्सीडिनम है बच्चे एडिमा ऑफ सॉफ्ट टिश्यू ओवर द बोन। अगर ओवर द बोन सॉफ्ट टिश्यूज का एडिमा होता है, एडिमा का मतलब स्वेलिंग होना, तो ये कहलाता है क्या बच्चे, केपिड सक्सीडिनम। लेकिन स्वेलिंग कोज्ड बाय ब्लीडिंग इनटू एरिया बिटवीन बोन एंड इट्स पेरियोस्टियम, तो क्या कहलाता है, सिफेल हेमेटोमा कहलाता है। तो अगर इसको हम समझना चाहें तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि हम केपिड सक्सीडिनम और सिफेल हेमेटोमा का डिफरेंस बनाए। केपिड सक्सीडिनम एंड सिफेल हेमेटोमा। तो सुनना बच्चे, ऐसे याद रखोगे तो अच्छे से याद होगा और क्वेश्चन काफी बार बन चुके हैं और बनेंगे इन फ्यूचर। तो सुनना, केपिड सक्सीडिनम क्या है, ये है कलेक्शन ऑफ फ्लूइड। पहला डिफरेंस बता रहा हूं, याद रख लेना, समझ लेना। अगर फ्लूइड का कलेक्शन होता है दैट इज मीनिंग ऑफ केपिड सक्सीडिनम, लेकिन अगर कलेक्शन ऑफ ब्लड होता है, ब्लड का कलेक्शन, कलेक्शन ऑफ ब्लड, तो वो क्या कहलाता है बच्चे, सिफेल हेमेटोमा। अगर आप ऐसे भी नहीं समझ पा रहे तो हेमेटोमा रेफर टू ब्लड। हेमेटोमा शब्द किसको दर्शाता है, ब्लड को दर्शाता है। तो केपिड सक्सीडिनम इज कलेक्शन ऑफ फ्लूइड और सिफेल हेमेटोमा बताता है कलेक्शन ऑफ ब्लड। दूसरी चीज कि कब पाया जाता है केपिड सक्सीडिनम, प्रेजेंट एट बर्थ, बर्थ के साथ पाया जाता है।
प्रेजेंट एट बर्थ, बर्थ के साथ पाया जाता है, जबकि सिफेल हेमाटोमा आफ्टर 24 आवर ऑफ बर्थ, बर्थ के लगभग 24 घंटे बाद पाया जाता है। क्या बच्चे? सिफेल हेमाटोमा। तो दो चीजें मैंने आपको कंक्लूजन में बताई, रेफरेंस में बताई कि अगर फ्लूइड का कलेक्शन होता है तो केपेट सक्सीडेनम, और अगर ब्लड का कलेक्शन होता है तो क्या होता है बच्चे? सिफेल हेमाटोमा। नेक्स्ट अगर बात करें तो नेक्स्ट जो सूचर्स होते हैं, उस सूचर लाइन को क्रॉस करना या नहीं करना, इस बेसिस पर भी डिफाइन किया जाता है। मैंने आपको पहले भी बताया था, क्लासेस में बताया था, फिर बता देता हूं कि केपेट सक्सीडेनम जो होता है क्रॉस कर जाता है सूचर लाइन को, जबकि रादर देन सिफेल हेमाटोमा डज नॉट क्रॉस ओवर द सूचर लाइन। तो अगर हम समझें तो हमारे लिए तीसरा इंपॉर्टेंट डिफरेंस क्या बनता है बच्चे, कि केपेट सक्सीडेनम क्रॉस कर जाता है सूचर लाइन, यानी जो फ्लूइड का कलेक्शन हुआ है ये सूचर लाइन को क्रॉस कर जाता है, रादर देन सिफेल हेमाटोमा डज नॉट क्रॉस द सूचर लाइन। सूचर लाइन तीसरा डिफरेंस हो गया। नेक्स्ट अगर देखें कि कहां पाया जाता है, तो केपेट सक्सीडेनम पाया जाता है बच्चे प्रेजेंटिंग पार्ट में, प्रेजेंटिंग पार्ट या बोल सकते हैं हम फ्रंटल पार्ट में, जबकि सिफेल हेमाटोमा पाया जाता है ऑक्सीपिटल पार्ट में, ऑक्सीपिटल पार्ट। नेक्स्ट डिफरेंस बना। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, केपेट सक्सीडेनम जो होता है वो कुछ दिनों में, फ्यू डेज, अगर एक डिफरेंस बनाऊं तो बच्चे 3 to 5 डेज में सबसाइड हो जाता है, क्योंकि नॉर्मल फिनोमिना है। किसका कलेक्शन है? फ्लूइड का कलेक्शन, रादर देन सिफेल हेमाटोमा सबसाइड होता है बच्चे अराउंड 6 वीक। ये बेसिक मेन डिफरेंस होते हैं केपेट सक्सीडेनम और सिफेल हेमाटोमा। एक बार रिवाइज करा देता हूं फ्रीक्वेंट, ताकि आपके लिए थोड़ा सा बेनिफिशियल हो। क्वेश्चंस बनते हैं तो सुनते जाना, अब काम सिर्फ सुनने का है। केपेट सक्सीडेनम और सिफेल हेमाटोमा क्या होता है? कलेक्शन ऑफ फ्लूइड केपेट सक्सीडेनम, कलेक्शन ऑफ ब्लड सिफेल हेमाटोमा। अगर बोले प्रेजेंट एट बर्थ, केपेट सक्सीडेनम बर्थ के टाइम पर पाया जाता है, सिफेल हेमाटोमा आफ्टर 24 आवर ऑफ बर्थ पाया जाता है। केपेट सक्सीडेनम सूचर लाइन को क्रॉस कर सकता है, सिफेल हेमाटोमा कभी भी सूचर लाइन को क्रॉस नहीं करता है। केपेट सक्सीडेनम प्रेजेंटिंग पार्ट में पाया जाता है, सिफेल हेमाटोमा ऑक्सीपिटल पार्ट में पाया जाता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, केपेट सक्सीडेनम कुछ दिनों में, फ्यू डेज, अराउंड 3 to 5 डेज में ऑटोमेटिकली सबसाइड हो जाता है, रादर देन सिफेल हेमाटोमा अराउंड 6 वीक में जाकर के क्या होता है बच्चे? सबसाइड होता है। तो ये छोटा सा जनरल इंफॉर्मेशन या कंपैरिजन था बिटवीन द केपेट सक्सीडेनम और सिफेल हेमाटोमा। जो आपको बताए हैं वो सारे कहीं ना कहीं क्वेश्चन बन चुके हैं, तो दोबारा सुनने की कोशिश करो। केपेट सक्सीडेनम और सिफेल हेमाटोमा क्या है? बर्थ ट्रॉमा हो सकते हैं। केपेट सक्सीडेनम होता है एडिमा ऑफ सॉफ्ट टिश्यूज ओवर द बोन, रादर देन स्वेलिंग कॉज्ड बाय ब्लीडिंग इनटू एरिया बिटवीन बोन एंड इट्स पेरियोस्टियम नोन एज सिफेल हेमाटोमा। अभी बताया था सबसाइड हो जाता है फ्यू डेज, अराउंड 3 to 5 डेज के अंदर, जबकि सिफेल हेमाटोमा होता है बच्चे सबसाइड अराउंड 6 वीक, यानी आफ्टर बर्थ ऑफ 6 वीक सिफेल हेमाटोमा क्या होता है? सबसाइड होता है। मेन और बेसिक कंसेप्ट बोला जाता है कि केपेट सक्सीडेनम क्रॉस ओवर द सूचर लाइन, केपेट सक्सीडेनम सूचर लाइन को क्रॉस कर जाता है, बट रादर देन सिफेल हेमाटोमा डज नॉट क्रॉस द सूचर लाइन। तो आई होप आपको समझ आया होगा। याद रखना इंपॉर्टेंट है,
एंटीरियर और पोस्टीरियर फंटानल के बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जहां से फ्रीक्वेंट क्वेश्चंस लगातार पूछे जा चुके हैं और जाते हैं। इनके बाद आता है बच्चे एक कंसेप्ट दैट इज हेड लेग असेसमेंट। लेग का मतलब होता है छूटना, पीछा रह जाना। सुनना, अभी हम सब क्या पढ़ रहे हैं? हेड पार्ट पढ़ रहे हैं। इनिशियल फिजिकल एग्जामिनेशन में स्टार्ट किया हमने वहां से, जो लीस्ट डिस्टर्बिंग है किसी बच्चे के लिए। सारे क्या हैं? सारे के सारे हेड पार्ट के लिए ऑब्जर्वेशन है। क्या नॉर्मल फाइंडिंग्स है, क्या अब नॉर्मल फाइंडिंग्स है। इसके बाद पाया जाता है हेड लेग असेसमेंट, यानी बच्चा जब एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन चेंज करता है या करना चाहता है तो पूरी बॉडी एक साइड में पोजीशन चेंज कर देती है, सिर्फ उसका हेड पार्ट कुछ समय के बाद पोजीशन चेंज करता है, पीछे रह जाता है पूरी होल बॉडी से। उसे बोला जाता है हेड लेग असेसमेंट। और हेड लेग असेसमेंट के लिए बोला जाता है बच्चे लेस देन 6 मंथ, 6 महीने तक हेड लेग असेसमेंट नॉर्मल फाइंडिंग होती है। इट इज ए नॉर्मल फाइंडिंग। लेकिन 6 मंथ और मोर देन 6 मंथ इट इज साइन ऑफ ऑटिज्म। साइन ऑफ ऑटिज्म, ऑटिज्म का साइन होता है, ऑटिज्म मींस मेंटल रिटार्डेशन। तो होता क्या है, हेड लेग असेसमेंट नॉर्मल है कब तक? 6 महीने के बच्चे तक, यानी लेस देन 6 मंथ या लास्ट अप टू 6 मंथ आप इसको नॉर्मल मान सकते हैं। लेकिन आफ्टर 6 मंथ इट इज फाइंडिंग ऑफ क्या? ऑटिज्म। और ऑटिज्म एक्चुअली में क्या होता है? मेंटल रिटार्डेशन होता है। तो ये हमारा कंप्लीट होता है पहला पार्ट बच्चे हेड, जहां हम क्या कर रहे हैं? इनिशियल फिजिकल एग्जामिनेशन कर रहे हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। जहां बेसिक और फंडामेंटल क्वेश्चंस है वो मैं आपको बताते जा रहा हूं। नेक्स्ट आता है बच्चे आईज। हेड के बाद लीस्ट डिस्टर्बिंग क्या होगा? आईज। तो आईज पर चलते हैं, जनरल ऑब्जर्वेशन करते हैं। आईज होनी चाहिए सिमेट्रिकल एंड क्लियर। दोनों आईज सिमेट्रिकल होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। प्यूपिल्स इक्वल राउंड शेप एंड रिएक्ट टू लाइट। दोनों प्यूपिल्स जो हैं वो राउंड शेप होने चाहिए और दोनों समान रूप से किसी लाइट के प्रति रिएक्ट करना चाहिए। तो इसको हम बोल सकते हैं नॉर्मल फाइंडिंग। नेक्स्ट आता है बच्चे ब्लिंक रिफ्लेक्स। ब्लिंक रिफ्लेक्स पाया जाता है बाई बर्थ और कभी नहीं जाता है। एज ऑफ अपीयरेंस फ्रॉम द बर्थ, एज ऑफ डिसअपीयरेंस नेवर। क्या होता है ब्लिंक रिफ्लेक्स का मतलब? तो सुनो, अगर बच्चे की आंखों पर सडन अपीयरेंस होता है ब्राइट लाइट का, कि बच्चा लेटा हुआ है, आपने अचानक से ब्राइट लाइट उसकी आंखों में डाली, या बच्चा आपकी तरफ देख रहा है और अचानक से आप किसी ऑब्जेक्ट को बच्चे की आंखों की तरफ फेंकना शुरू करते हैं, बच्चे की तरफ फेंकने का कोशिश करते हैं, तो उस टाइम पर अपनी आंखों को, अपनी लेंस को बचाने के लिए बच्चा ब्लिंक करता है। ब्लिंक का मतलब झपकना, और वही क्या कहलाता है? ब्लिंकिंग रिफ्लेक्स। किसी भी ऑब्जेक्ट से या किसी भी ब्राइट लाइट से अपनी लेंसेज को बचाने के लिए बच्चे का ब्लिंक करना, आंखों को झपकना इज नॉन एज ब्लिंकिंग रिफ्लेक्स। बाई बर्थ पाया जाता है लेकिन कभी भी डिसअपीयर नहीं होता। मतलब बच्चों के साथ एडल्ट और एडल्ट के साथ ओल्ड एज में भी ये ब्लिंकिंग रिफ्लेक्स पाया जाता है। आपको जब रिफ्लेक्सेस हम पढ़ाएंगे तब आपको दोबारा पूरा कंप्लीट इसके बारे में समझाऊंगा। इसका अभी सिर्फ इतना ध्यान रख लेना, एज ऑफ अपीयरेंस होता है बच्चे बाय बर्थ, यानी बर्थ के साथ पाया जाता है, और एज ऑफ डिसअपीयरेंस होता है नेवर, यानी कभी नहीं जाता है। आई होप आपको मीनिंग समझ आया होगा कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट आपकी आंखों की तरफ से अचानक या सडन आता है, या कोई ब्राइट लाइट आपकी आंखों पर सडन रूप से आती है, तो इस कंडीशन पे आपकी आंखें जो ब्लिंक करती है, झपकती है, दैट इज मीन ऑफ ब्लिंकिंग रिफ्लेक्स। ये पाया जाना चाहिए, पाया जाता है मतलब नॉर्मल कंडीशन।
इसके बाद बच्चे की आईज क्रॉस आईज होती है, रीजन क्या है? वीक एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स। वीक एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स होने की वजह से बच्चे की आंखें कैसी होती है बच्चे? क्रॉस आइज होती है, नॉर्मल फिनोमिना है, थोड़े टाइम के बाद में नॉर्मल हो जाती है। इसके बाद आता है रेड रिफ्लेक्स। रेड रिफ्लेक्स का मतलब क्या होता है, कैसे आप असेस करोगे? तो सुनना बच्चे, डार्क साइड पे या अंधेरे में बच्चे की आंखों का कलर लाल नजर आना, यानी बोल सकता हूं मैं रेड आईज ऑफ न्यूबॉर्न एट डार्क प्लेस। अंधेरे कमरे में या अंधेरी जगह पर, डार्क जगह पर बच्चे की आंखों का कलर कैसा आना? रेड कलर का नजर आना क्या कहलाता है बच्चे? रेड रिफ्लेक्स कहलाता है। कैसे आप असिस्ट करोगे? तो इसको असिस्ट करने के लिए कोई भी ऑब्जेक्ट जो लाइट देती है या लाइट का सोर्स है, उस ऑब्जेक्ट और बच्चे की आंखों के बीच में डिस्टेंस होना चाहिए 50 सेंटीमीटर का। इसको चेक करने के लिए क्या किया? एक डार्क प्लेस लिया, डार्क प्लेस लिया, बच्चों की आंखें और जिस ऑब्जेक्ट से आप लाइट डालते हो उसके बीच में डिस्टेंस होना चाहिए 50 सेंटीमीटर। आपने लाइट ऑन की, आपने प्रकाश डाला, अगर बच्चे की आंखें लाल पाई जाती है, इट इज रेड रिफ्लेक्स। बट ये नॉर्मल फिनोमिना है, थोड़े टाइम के बाद अपने आप सबसाइड हो जाती है। एंड लास्ट, आईलिड्स ऑफन एडिमिटस। आईलिड्स जो होती है, एडिमिटस का मतलब स्वेल होना। क्यों होता है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सीक्रेशन। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सीक्रेशन, सीक्रेशन के प्रेजेंट होने की वजह से आपकी आईलिड्स जो है, न्यूबॉर्न की आईलिड्स जो है, वो कैसी हो सकती है? एडिमिटस हो सकती है। सबसाइड ऑटोमेटिकली इन फ्यू डेज, कुछ टाइम में अपने आप सबसाइड हो जाती है। ये सारे कंडीशंस किसके लिए हैं? आईज के लिए। ये सारे फीचर्स पाए जाते हैं आईज में, कब? जब बच्चा बाई बर्थ डिलीवर होता है। नेक्स्ट, कुछ चीजें और देखी गई है, तो आप ध्यान रखना क्या बोला जाता है, क्वेश्चन बोला जाता है या कंसेप्ट बोला जाता है? सिमेट्रिकल यानी समान रूप से फर्म कार्टिलेज, कार्टिलेज पाई जानी चाहिए फर्म, विथ रिकोयल पिन्ना और अवोव लाइन ड्रॉ फ्रॉम द कैंथस ऑफ आई। अगर हम बच्चों के ईयर की बात करें तो क्या होना चाहिए? सुनो, इट इज कैंथस ऑफ आई, आई का कैंथस वाला पार्ट। इस कैंथस ऑफ आई से अगर हम एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करें तो इस इमेजिनरी लाइन के ऊपर पाया जाना चाहिए क्या? इमेजिनरी लाइन पर पाया जाना चाहिए क्या? आपके दोनों कान यानी दोनों ईयर पाए जाने चाहिए सिमेट्रिकल रूप से। लाइन ड्रॉ फ्रॉम कैंथस ऑफ आईज के जो कैंथस होते हैं, दिस पार्ट, यहां से अगर आप एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करो तो इस लाइन पर सिमेट्रिकली पाए जाने चाहिए आपके ईयर। तो ये नॉर्मल फिनोमिना है, सिमेट्रिकल ईयर होगा। इसके साथ फर्म कार्टिलेज विथ रिकोयल ऑफ पिन्ना। अगर आप बच्चे के ईयर पिन्ना को आप प्रेस करते हैं और प्रेस करने के बाद जब छोड़ते हैं, अगर ईयर पिन्ना अपने आप इंस्टेंट बहुत कम टाइम में अपनी पोजीशन पर आ जाता है, फर्म कार्टिलेज पाई जाती है, तो ये शो करता है कि आपका बच्चा, आपका बेबी टर्म बेबी है। यानी ईयर पिन्ना के रिकोयल करने के बेसिस पर हम बता सकते हैं कि बच्चा टर्म होगा या प्री टर्म होगा। कैसे? सुनो, यदि ईयर को प्रेस करने पर अगर ईयर पिन्ना स्लो रिकोयल करता है, यानी छोड़ने पर धीरे धीरे अपनी पोजीशन पर आता है, तो ये शो करता है बच्चे क्या? प्री टर्म बेबी को। अगर रिकोयल नॉर्मल होता है तो ये शो करता है टर्म बेबी को, और अगर बहुत ज्यादा फास्ट रिकोयल होता है या सप्रेस ही नहीं होता, दबाया ही नहीं जाता है, तो ये किसको डिनोट करता है बच्चे? पोस्ट टर्म बेबी को। यानी
ईयर पिन्ना के रिकॉइल करने के बेसिस पर आप बता सकते हो कि आपका बेबी टर्म है, प्री टर्म है या पोस्ट टर्म। होना क्या चाहिए? सिमेट्रिकल होना चाहिए। कहां से सिमेट्रिकल? कैंथस ऑफ आई से अगर आप एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करें तो उस पर पाए जाने चाहिए सिमेट्रिकल रूप से दोनों ईयर, और साथ में फर्म कार्टिलेज के साथ में आपका ईयर पिन्ना नॉर्मली क्या होना चाहिए? रिकॉइल होना चाहिए, यानी ना ज्यादा कम टाइम लगाएगा और ना सप्रेस होने में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, इजीली सप्रेस भी होगा और इजीली अपनी पोजीशन पर भी पहुंचेगा। इट इज नॉन एज टर्म। इसके बाद आता है बच्चे लो सेट ईयर। लो सेट ईयर पाया जाता है डाउन सिंड्रोम। मैंने आपको पढ़ाया था डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम का मीनिंग ध्यान रखना बच्चे, ट्राइसोमी ऑफ 21 क्रोमोसोम, 21वें क्रोमोसोम की ट्राइसोमी क्या कहलाती है? डाउन सिंड्रोम। नेक्स्ट अगर चले हम तो नेक्स्ट आता है बच्चे नोज। नोज कैसा होना चाहिए? नोज होना चाहिए फ्लैट, पहला, कोमा ब्रॉड होना चाहिए, और ओब्लिगेटरी। ओब्लिगेटरी का मतलब होता है बच्चे अविकल्पीय। ध्यान से सुनना बिल्कुल। अविकल्पीय का मतलब होता है जिसका कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। मतलब सुन लो कि बच्चे के बर्थ से 4 महीने तक सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन होता है बच्चे के पास में रेस्पिरेशन का, दैट इज नोज। नॉर्मली हम लोग नेजल केविटी के साथ ओरल केविटी यानी मुंह और नाक दोनों से श्वास ले सकते हैं, रेस्पिरेशन कर सकते हैं। लेकिन जब बच्चा 4 महीने का होता है, ध्यान रखना प्रश्न बन चुका है अप टू 4 मंथ, 4 महीने तक ओनली नोज ब्रीथिंग पाई जाती है। ओनली नोज ब्रीथिंग पाई जाती है, यानी मुंह से सांस नहीं लेता है, इसीलिए बोला है ऑब्लिगेटरी नोज ब्रीथर। ऑब्लिगेटरी नोज ब्रीथर होता है, यानी ब्रीथ करने के लिए नोज के अलावा सेकंड ऑप्शन नहीं होता। हाँ, आफ्टर 4 मंथ, 4 महीने के बाद। किससे 4 महीने? बर्थ से 4 महीने। ये किससे भी सांस ले सकता है? माउथ, मुंह से भी सांस ले सकता है। तो ध्यान रखना कैसा होना चाहिए? नोज फ्लैट होना चाहिए, ब्रॉड, और ऑब्लिगेटरी होता है, ऑब्लिगेटरी नोज ब्रीथर होता है। मतलब बच्चे कि सिर्फ 4 महीने तक सिर्फ और सिर्फ नाक से ही श्वास ले सकता है, रेस्पिरेशन कर सकता है। आफ्टर 4 मंथ फिर उसके अंदर माउथ रेस्पिरेशन पाया जाता है। इसके साथ ओकेजनल स्नीजिंग टू रिमूव द ऑब्स्ट्रक्शन। नोज ब्रीथर के साथ में, नोज ब्रीथर तो होता ही है, लेकिन इस पीरियड में ड्यूरिंग रेस्पिरेशन वो कभी कभी ओकेजनली स्नीजिंग भी कर सकता है। क्यों कर सकता है? टू रिमूव द ऑब्स्ट्रक्शन। अगर उसके नेजल एयरवे में किसी भी प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन आता है तो इरिटेंट आने पर वो क्या कर सकता है? स्नीज कर सकता है। किस कंडीशन में? किसी भी इरिटेशन में आने के लिए। क्यों करता है? टू रिमूव द ऑब्स्ट्रक्शन। दीज आर ऑल अबाउट द नोज। नेक्स्ट आता है बच्चे माउथ। क्या क्या पाया जाएगा? माउथ के अंदर पिंक और मॉइस्ट गम पाने चाहिए, नॉर्मल फिनोमेना। इसके अलावा सॉफ्ट एंड हार्ड पैलेट इंटेक्ट होने चाहिए। सॉफ्ट और हार्ड पैलेट इंटेक्ट का मतलब होता है सतत, रेगुलर हार्ड और सॉफ्ट पैलेट होना चाहिए। एपेस्टीन पल्स प्रेजेंट ऑन हार्ड पैलेट। एपेस्टीन पल्स प्रेजेंट होनी चाहिए। इट इज द सीक्रेशन, इट इज सीक्रेशन ऑफ सेबेशियस ग्लैंड। इट इज सीक्रेशन ऑफ सेबेशियस ग्लैंड। सेबेशियस ग्लैंड का सीक्रेशन होता है क्या? एपेस्टीन पल्स पाए जाते हैं, थोड़े टाइम पे बाद हट जाते हैं। युवला को चेक करोगे प्रॉपर प्लेस पर है या नहीं। गेग रिफ्लेक्स चेक करोगे कि बच्चे के अगर पोस्टीरियर फेरिंग्स पर अगर किसी चीज को प्रेस किया जाता है या दिया जाता है तो बच्चा उसको इंगल्फ करने की कोशिश करता है, निगलने की कोशिश करता है, दैट इज गेग रिफ्लेक्स।
ये पाया जाया है या नहीं। इसके अलावा फाइनली देखा जाता है नेटल टूथ में बी प्रेजेंट सम टाइम, कि नेटल टूथ का मतलब होता है बच्चे जन्मजात जो दांत पाए जाते हैं बाई बर्थ। नॉर्मली बच्चे में बर्थ के साथ में दांत नहीं होते हैं, टीथ नहीं होते हैं, लेकिन कुछ बच्चों में नेटल टूथ पाए जाते हैं। तो इसके लिए आपको कुछ असेसमेंट करना होता है, चेक करना होता है कि क्या कंडीशन है। तो सुनना, क्या चेक करोगे, सुन लो बच्चे। नेटल टूथ में आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको जो भी नेटल टूथ है उनकी रूट को आइडेंटिफाई करना है। अगर रूट प्रेजेंट है इन टीथ की या इन दांतों की, इसका मतलब ये टीथ जो है ये ट्रू डेसिडुअस टीथ। ट्रू डेसिडुअस का मतलब दूध के दांत हैं और सही दूध के दांत हैं। हाँ, जन्मजात पाए गए हैं, किसी किसी कंडीशन में हो सकता है, लेकिन कब, जब इन नेटल टूथ में रूट प्रेजेंट है, ये जड़ सहित दांत हैं। अगर रूट एब्सेंट है इन नेटल टूथ की, तो ये कहलाते हैं बच्चे फॉल्स डेसिडुअस। और फॉल्स डेसिडुअस हैं तो आपको सो नीड टू रिमूव, तो आपको इसको क्या आवश्यकता है, रिमूव करने की आवश्यकता है। किनको, ऐसे दांतों को जिनके अंदर रूट एब्सेंट होती है। क्यों, टू प्रिवेंट रिस्क ऑफ एस्पिरेशन, टू प्रिवेंट रिस्क ऑफ एस्पिरेशन, कि अगर आपने ऐसे दांतों को जिनके अंदर रूट्स अवेलेबल नहीं है उनको नहीं रिमूव किया, तो जब भी बच्चा कुछ फीड करता है तो फीड के साथ वो जो रूट, बिना रूट वाले दांत हैं वो इंगल्फ हो सकते हैं, एस्पिरेट हो सकते हैं। ये ध्यान रखना होता है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट है हमारे नेक। नेक कैसा होना चाहिए बच्चे, शॉर्ट एंड थिक नेक होना चाहिए, छोटा और थिक होना चाहिए, साथ में गुड रेंज ऑफ मोशन पाया जाना चाहिए। नेक का जो मोशन है वो प्रॉपर या गुड रेंज का मोशन होना चाहिए। एंड एबिलिटी टू फ्लेक्स एंड एक्सटेंड, यानी प्रॉपर मूवमेंट शो होना चाहिए। फ्लेक्शन और एक्सटेंशन कर सकता हो बच्चा अपने गर्दन से, ऐसी गर्दन या ऐसी नेक बच्चे की चाहिए। ये नॉर्मल फिनोमिना। नेक्स्ट देखें तो चेस्ट कैसा होना चाहिए, चेस्ट होना चाहिए बच्चे सर्कुलर। सर्कुलर अपीयरेंस क्यों पाया जाता है, क्यों, क्योंकि पोस्टीरियर, एंटीरियर और पोस्टीरियर के साथ में लेटरल डायामीटर अगर इक्वल हो जाता है, यानी लेटरल डायामीटर आर इक्वल टू एंटीरियर पोस्टीरियर डायामीटर, तो ऐसा अपीयरेंस दिखता है सर्कुलर अपीयरेंस। सर्कुलर अपीयरेंस बिकॉज एंटीरियो पोस्टीरियर एंड लेटरल डायामीटर्स आर इक्वल, और ये नॉर्मल फिनोमिना है। डायफ्रेगमेटिक रेस्पिरेशन देखा जाता है कि जो रेस्पिरेशन है उसमें डायफ्राम जो है वो अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करता है या नहीं करता है। ब्रेकियल साउंड सुनाई देना चाहिए, हियर्ड ऑन ऑस्कल्टेशन, जब आप बच्चे को ऑस्कल्टेट करोगे तो आपको ब्रेकियल साउंड सुनाई देना चाहिए। निप्पल्स आर प्रोमिनेंट एंड ऑफन इडेमिटस, बच्चे के निप्पल्स जो है वो प्रोमिनेंट होने चाहिए, और बच्चों के निप्पल्स के आधार पर, बेसिस पर हम बच्चे की प्रेगनेंसी या बच्चे की जिस पीरियड ऑफ टाइम पर बच्चा डिलीवर होता है, यानी माँ कितने टाइम पर बच्चे को डिलीवर करती है, बच्चा प्री टर्म है, टर्म है या पोस्ट टर्म है, इसको डिसाइड कर सकते हैं। कैसे करते हैं तो सुनना बच्चे। अगर बच्चे के निप्पल का साइज लेस देन 5 मिलीमीटर है, किसका साइज है ये, बच्चे के निप्पल का साइज एट द टाइम ऑफ बर्थ, लेस देन 5 मिलीमीटर है, इसका मतलब बच्चा कैसा है, प्री टर्म। अगर निप्पल का साइज है बच्चे 5 to 7 मिलीमीटर, दैट इज टर्म बेबी, और अगर 7 से 10 मिलीमीटर है तो ये बताता है कि बच्चा कैसा है, पोस्ट टर्म बेबी होता है। इस बेसिस पर आप क्या शो कर सकते हो कि बच्चा प्री टर्म होगा, टर्म होगा या पोस्ट टर्म होगा। ये डाटाज याद रखना, एग्जाम में आ चुके हैं। लेस देन 5 मिलीमीटर ऑफ निपल,
प्री टर्म बेबी 5 to 7 मिलीमीटर, टर्म बेबी और 7 to 10 मिलीमीटर, दैट इज पोस्ट टर्म बेबी। इसके बाद में देखा जाता है विच मिल्क, विच का हिंदी शाब्दिक अर्थ होता है चुड़े। रूरल एरियाज में आज भी मान्यता है कि अगर बच्चा डिलीवर हुआ और डिलीवर होने के साथ फीमेल बेबी है और अगर उसके निप्पल से कुछ मिल्क जैसा सीक्रेशन होता है तो उन्हें लगता है कि किसी प्रकार का साया इस बच्चे के ऊपर है, लेकिन वास्तविकता में ऐसा नहीं होता। विच मिल्क क्यों पाया जाता है? ड्यू टू मैटरनल हार्मोन। मैटरनल हार्मोन कि माँ के जो हार्मोन्स थे उनका कहीं ना कहीं इफेक्ट होता है बच्चे के ऊपर, और उनकी इफेक्ट होने की वजह से कुछ मिल्क जैसा सीक्रेशन कुछ टाइम के लिए पाया जाता है। उसको क्या बोलते हैं बच्चे? विच मिल्क बोलते हैं। क्यों पाया जाता है? ध्यान रखना, ड्यू टू मैटरनल हार्मोन के इफेक्ट की वजह से। एंड चेक क्लेविकल फ्रैक्चर, क्योंकि मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर होता है बच्चे के अंदर कौन सा? क्लेविकल फ्रैक्चर ड्यूरिंग बर्थ। तो आप चेक करोगे, जब आप चेस्ट चेक करोगे कि बच्चे के अंदर क्लेविकल फ्रैक्चर तो नहीं। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ जाते हैं आफ्टर चेस्ट कंप्लीशन। बाउंडिंग पल्स, बाउंडिंग पल्स का मतलब होता है जब नॉर्मली एक कंप्लीट आयोटा में ब्लड का फ्लो होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम होता है, उससे अधिक अगर ब्लड का अमाउंट एक साथ आयोटा में फील्ड होता है या जाता है, उसको बोला जाता है बाउंडिंग पल्स। क्या शो करता है? बाउंडिंग पल्स इंडिकेट लार्ज राइट टू लेफ्ट शंट थ्रो पीडीए। पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस के थ्रो लेफ्ट टू या राइट टू लेफ्ट शंट देखा जाता है। किस कंडीशन में? बाउंडिंग पल्स। तो बाउंडिंग पल्स शो हो सकती है। डिक्रीज ब्रीथ साउंड, बच्चे का ब्रीथ साउंड डिक्रीज हो सकता है। क्यों हो सकता है? तो सुन लो, रीजन हो सकते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के डिजीज। क्या? अर्ली स्टेज ऑफ न्यूमोनिया, न्यूमोनिया हो सकता है, एक्सेसिव सीक्रेशन, न्यूमोथोरेक्स, अरेस्ट ऑफ एयर। किसमें? केज में। किसका केज? चेस्ट केविटी का केज। प्लूरल इफ्यूजन, फ्लूइड का भर जाना, एम्फाइसेमा एंड एटिलेक्टेसिस। ये सारी चीजें क्या करती हैं? बच्चे के ब्रीथ साउंड को डिक्रीज करने का काम करती है। नेक्स्ट, परकशन इज यूज्ड रेयरली इन न्यूबॉर्न। परकशन इज पार्ट ऑफ हेल्थ असेसमेंट। परकशन, पाल्पेशन, ऑस्कल्टेशन ये हेल्थ असेसमेंट के पार्ट होते हैं बच्चे। तो परकशन जो है हेल्थ असेसमेंट का पार्ट, वो बच्चे में बहुत रेयरली यूज किया जाता है। रीजन क्या है? कि परकशन की वजह से बच्चे की चेस्ट केविटी में एयर अरेस्ट हो सकती है। एयर अरेस्ट इन चेस्ट केविटी क्या कहलाता है? न्यूमोथोरेक्स कहलाता है। तो इसलिए न्यूमोथोरेक्स से प्रिवेंट करने के लिए आप कभी भी परकशन यूज नहीं करोगे, रादर देन कोई सीवियरिटी नहीं हो या आपके पास परकशन के अलावा असेसमेंट का ऑप्शन नहीं हो तो करते हैं, अदरवाइज रेयरली यूज नहीं करते हैं। इसके बाद में स्ट्राइडर में इंडिकेट लार्ज एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। अगर बच्चे का लार्ज एयरवे ऑब्स्ट्रक्ट होता है तो ये क्या शो करता है? ये स्ट्राइडर को शो करता है। स्ट्राइडर का मतलब लाउड साउंड रेस्पिरेशन जो होता है, ये स्ट्राइडर कहलाता है। तो आई होप आपको समझ आया होगा अभी तक का। नेक्स्ट जो बाकी चीजें हैं वो हम नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।